हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग सेट नंबर 2 का जो आपका सेट नंबर 2 चल रहा है उसका हम लोग सबसे आखिरी प्रश्न करने वाले 23 नंबर 24 और 25। ठीक है, ये जो भी प्रश्न है 6 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप मैथ के 2024 का सातों सेट लगा लेते हैं, 7 सेट होते हैं, ठीक ना। तो यदि सातों आप सेट लगा लेते हैं तो आपके मैथ में 90 प्लस आने से कोई नहीं हो सकता है, 90 प्लस ला सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको 2024 का सेट करा दूंगा, उसके बाद इसके पीछे 2023 का सेट करा दूंगा। इन दोनों सेट को करने के बाद आप एग्जाम में बैठ जाइएगा। अगर आपका एक भी प्रश्न छूट कर आ जाए तो आप कहिएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न को एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और एकदम कंसेप्ट वाइज समझेंगे बाबू। सूत्र भी बताते चलेंगे, ताकि आप पहली बार भी आज से ही आपने मैथ स्टार्ट किया है तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप मैथ को अभी तक पढ़े नहीं अच्छे से तो आप अनुताप लगा लीजिए। ठीक है, और आप एग्जाम में चल जाइए, एकदम अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो 23-24 प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न दिए हैं, इसमें अथवा करके दो दो सवाल दिए हैं। ठीक है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा। ठीक है, ताकि जो आगे एग्जाम में 2025 में आ जाए। ठीक है, तो इन जो दोनों जो इम्पोर्टेंट होगा इन दोनों में वही मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ये वाला अथवा वाला जो लग रहा है, ये वाला जो दिया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, कितनी है 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हटाते हैं और आपको हम डायग्राम के मदद से हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तब आप कहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक आपके पास कोई शंकु है, वो क्या है, मान लीजिए आपने जोकर का टोपी तो देखा ही होगा। ठीक है, एक मान लीजिए क्या है, एक शंकु हम बना दे रहे हैं। ठीक है, एक मान लीजिए आपके पास शंकु है। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या होती है, ये वाला, ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना कितना दिया 90 पाई स्क्वायर। उसको लिख लेते हैं शंकु का, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 90 पाई, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए अब आप लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, यहाँ पर कुल लिख लीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर कितना दिया 90 पाई। कुछ नहीं किया हमने, आपको प्रश्न में दिया था कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई है। ठीक है, तो हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब रख दिया पाई आर यल प्लस आर, क्योंकि इसका सूत्र होता है। ठीक है, जिसमें आर क्या है त्रिज्या, रेडियस है, यल क्या है तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, अब आपको प्रश्न में जो दिया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो कटा है उसको काट दीजिए। देखिए इधर भी पाई है, इधर पाई से पाई कट गया। आर का अंदर क्या कीजिए, अब आर का आर रख दीजिए, यल का मान कितना दिया आपको 13 दिया है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई दिया है, प्लस आर बराबर 90। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा खा दीजिए, 13 आर प्लस आर स्क्वायर, अंदर गुणा खा दिया, प्लस के 90 है, इधर किस में जाएगा माइनस का 90, इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक ना, अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए। ठीक है, अब ये आपका बन गया द्विघाती समीकरण। क्या बन गया द्विघाती समीकरण। अब आपको बस द्विघाती समीकरण क्या करना है, सॉल्व करना है। द्विघाती समीकरण सॉल्व करने आता है नहीं आता, देखिए क्या करते हैं, सबसे अंतिम जो पद होता है इसका गुणा हम यहाँ पर आर स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे कराएंगे। आर स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर, कुछ भी हो, किसी का कोई भी यहाँ पर घात 2 हो, उसका जो भी गुणांक होता है उससे गुणा कराइएगा। तो 90 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 90 करने 90। अब 90 को 2 भागों में तोड़ना है कि जिनको गुणा करने पर 90 मिल जाए, और यहाँ पर घटाना चाहिए तो घटाने पर क्या मिल जाए प्लस का 13 आर मिल जाए। तो क्या है बताइए 18 5, क्योंकि 18 पच्चे 90 और 18 में से 5 जाए कितना बचेगा 13। तो लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस के 18 आर माइनस 5 आर, हाई वाला सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कामन ले लीजिए और इन दोनों में से आप कामन ले लीजिए। ठीक ना, बस आपका करना है कामन लेना है। ठीक है, कामन लीजिए, यहाँ से आप जब लेंगे तो इसमें आर कामन है, क्योंकि दोनों में आर है, यहाँ बचेगा आर प्लस 18, इन दोनों में से कामन लीजिए। ठीक है, तो माइनस का कामन ले लीजिए और किसको कामन ले लीजिए 5 को कामन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आर प्लस 18 इक्वल टू 0।
अब देखिएगा ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लीजिए r+18 और जो कॉमन लिया उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, r-5 = 0। अब एक बार इसको 0 पर रख दीजिए, एक बार इसको 0 पर रख दीजिए, तो r+18 = 0 और r-5 = 0। यहाँ सब r का मान निकाल लीजिए, r -18 और r +5। अब देखिए यहाँ पर r के दो वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा वो ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो r क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या मतलब दूरी, और दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक ना। तो r का आप क्या मान लेंगे, 5। r का क्या मान लेंगे, 5 लिखेगा। अतः r बराबर 5 लेने पर अब r क्या है, त्रिज्या है। आपको पूछा क्या है, व्यास पूछा है ना, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसका दुगुना कारण कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इतना आसान है, और आपका 6 नंबर का पूछा है, 6 नंबर का एक प्रश्न है। कितना आसान है, बस कुछ नहीं किया। जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था बाबू, दिया था 90 पाई। हमने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर उसका सूत्र रख दिया है, पाई से पाई काट दिया, यल का मान रखा है, अंदर गुणा करा दिए, द्विघाती समीकरण बनाए, द्विघाती समीकरण को सॉल्व किए हैं। सॉल्व किया तो हमारा आर का दो मान आएगा, निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी दूरियाँ होती है बाबू, लंबाई हो, दूरी हो, ये सब कभी निगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। मैं कह दूँ कि आपकी लंबाई -2 मीटर है, तो माइनस का तो नहीं होगा ना, प्लस का होगा। तो इसलिए हमने माइनस वाला नहीं लिया है, प्लस वाला लिया है, और प्लस वाला लिया है, यहाँ से व्यास निकाल कर आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। अब चलिए सर हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न मैं ऊपर वाला करा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 24 नंबर, ठीक है। अथवा नहीं करा रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं हम, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। कह रहे बाबू कि एक क्या देखिए, 24 नंबर सवाल देखिए, यहाँ देखिए 24 नंबर। कह रहे बाबू कि एक कोई क्या भवन है, कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा। एक मान लीजिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक। आपको आ रहा है कि इसका शिखर है ही ना, ऊपर चोटी, इसके शिखर से एक केबल टावर, मान लीजिए कोई एक केबल टावर इतना बड़ा है, ठीक ना। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए उन्नयन कोण कब बनता है, ध्यान से। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, इन दोनों को समझ लिए तो आप कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण तब बनता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। कहाँ देखते हैं, जब हम लोग नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो कौन कोण बनता है, उन्नयन कोण। आज जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर देखेगा तभी तो कोण बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर देख लिया। कोण कब बनते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। तो यहाँ पे एक रेखा इस तरह बना दीजिए, ठीक ना। इसके बीच कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। अब कह रहा है और इसके पाद बिंदु का, मतलब इसके पाद बिंदु का अनुमान कोण कब बनेगा, जब ऊपर से नीचे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे देखेगा, तो ये वाला दिया आपको कितना, ये वाला कोण आपको दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। आपको आप नाम दे दीजिए, ABCD आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर आपका यही ना है, AC आपका टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, देखिएगा दोनों बराबर है ना, ED और BC बराबर है, देखिएगा यहाँ पर। तो ये भी 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब कहीं ना कहीं यदि आप इतना पता कर लेंगे, इतना AB पता कर लेंगे, तो आप इन 7 में इसको जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसको नहीं पता तो इसको क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। क्या मान लीजिए, X, ठीक। अब देखिए आपके सामने दो त्रिभुज यहाँ बन रहा है। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, AEB, और एक त्रिभुज बन रहा है EB और C, ये वाला। इन दोनों त्रिभुज में कौन भुजा कॉमन, याद है। जब भी इस चैप्टर का प्रश्न आएगा तो दो त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। यदि दो त्रिभुज बनेगा तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में जो ऐसे कॉमन भुजा खोजना है, इन दोनों में कौन सी कॉमन भुजा, ठीक ना।
तो जब आप इसको चलाएंगे तो ये ई बी इसमें भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, और जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसमें भी ई बी आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन होगा उसी को बस तुमको निकालना है, उसी को तुमको निकालना है, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए हल करके आपको दिखाते हैं। हल देखिएगा, हल आपको करके हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा हमको, देखिए आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है ना। तो ये क्या है, लंब है, क्योंकि भुजा कोण के सामने का लंब, लंब का मान कर दिया एक्स। आपको वही भुजा निकालना है जो कॉमन भुजा, उसको निकालिए। लंब बटा आधार, आधार क्या है, बी ई। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का मान कर दिया 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या कीजिए, एक्स बराबर एक्स बटा बी ई, टेन 60 का मान होता है √2। यहाँ से किसका मान निकालेंगे आप, यहाँ से आप निकालिए बी ई का मान। ठीक है, बी का मान निकालिए तो यहाँ से आ जाएगा √3x। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, देखिए उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा, उधर चला जाएगा, ये वाला नीचे जाता है, एक्स बटा √3 बराबर बी ई। इसको एक त्रिभुज के लिए है तो वहाँ से बी ई का मान निकाले हैं। अब इस त्रिभुज के लीजिए, त्रिभुज ई बी सी में लिखिएगा, त्रिभुज ई बी सी में। ठीक, ई बी सी में यहाँ भी लीजिएगा त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है, लिख दीजिएगा, एग्जाम में पता चल जाएगा किस त्रिभुज के लिए है। ठीक है, ई बी सी में। ठीक है, ई बी सी में क्या है, आपको निकालना क्या है, ई बी। ई बी क्यों निकाल रहे हैं हम, ई बी क्यों निकाल रहे हैं, ई बी इसलिए निकालेंगे कि दोनों त्रिभुजों कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए भी निकाल रहे हैं, तो ई बी निकालना है। ठीक है, तो लंब क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। लंब कोण थीटा के सामने वाला भुजा, लंब लंब 7 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है, आधार आपको ई बी है, चाहे बी ई लिख दीजिए। ठीक, कितना कोण बना, 10 45, क्योंकि लंब बटा आधार 10 होता है, 10 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है, 1। तो लिख दीजिए 10 45 का मान 1। यहाँ से बी ई का मान निकालिए, बी ई बराबर क्या आ जाएगा, 7। अब देखिए इधर भी बी ई बराबर इतना है और ये भी बी बराबर है। देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, बी ई बी दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करके बराबर लिख दीजिए। ठीक है, लिखिएगा, दिस इम्प्लाई का चिन्ह लिखिएगा, एक्स बटा √3 बराबर 7। यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, 7√3। बस आपको ये एक्स का मान चाहिए ना। अब क्या कीजिए, अब आपको टावर की ऊंचाई लिखना है ना, तो लिखिएगा अतः, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगा आपको, एक्स। देखिए टावर की ऊंचाई एक्स में अगर 7 जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान आपको निकला है 7√3 और प्लस का 7। तो इसको ये आप कैंसिल होना चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, 7 को तो आ जाएगा √ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं, एकदम आसान तरीका से आपको हमने बताया है। कुछ नहीं किया है कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दो त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज बनेगा तो देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में भुजा कॉमन होगी उसको निकालना है दोनों त्रिभुज के माध्यम से। ठीक है, उसको निकालेंगे, वो दोनों को बराबर रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। इस तरह करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और सभी प्रश्न एकदम आसानी से हो जाएंगे। जब भी दो त्रिभुज बनेगा तो आपको कॉमन भुजा खोजना है, उसको निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। एकदम 6 नंबर का प्रश्न, एकदम टुच्ची पुच्ची सवाल है। ठीक है, चलिए बोलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 25 नंबर का। कह रहा है इन दोनों में मैं ये वाला प्रश्न कराता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। ठीक है, ये वाला देखिएगा 25 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इस पर बात पर ध्यान दीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दो क्रमागत कौन होता है कि लगातार, क्या ज्ञात करना है आपको, लगातार संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 25 नंबर करा देते हैं। ठीक है, दो क्रमागत का है ना, क्रमागत का मतलब लगातार। मैं पूछूं कि 4 के बाद अगली संख्या कौन आएगी जो लगातार होगी, 4 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद कौन आएगी, 6। कहने की एक संख्या लगातार है, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद क्या आ गया, 6 आ गया। उस तरह बोलो 1 3 7 6 7, ये सब लगातार है नहीं। 1 के बाद 3 आ गया, 6, 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7, ये लगातार संख्या नहीं है। तो आपसे पूछा है कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार होनी चाहिए। ठीक है, आपको तो संख्या पता नहीं है, लिखेगा माना, क्या लिखेगा, माना पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या क्या मानेगा, एक्स, क्योंकि कुछ पता नहीं तो एक्स मान लेंगे। क्यों एक्स माना, आप मान तो वाई मान लीजिए। ठीक ना, अच्छा तो लगातार संख्या कैसे मिलती है, मैं कह दूं कि 4 के बाद अगले लगातार संख्या कौन आएगी, 5, 5 के बाद कौन आएगी, 6, 6 के बाद कौन आएगी, 7। ये मिल कैसे रहा है, आपको एक पता चल गया है तो उसमें आप एक जोड़ रहे हैं तो आपको अगली संख्या मिल जा रही है।
इसमें भी जब आप एक जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या मिल जा रही है, इसमें भी जब आप एक जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या मिल जाइए। तो आपको अगर एक संख्या पता चल जाए तब उसकी लगातार संख्या निकाल सकते हैं। 4 आपको पता चला, 4 में जोड़ दिए 5 मिल गया, 5 में जोड़े 6 मिल गया, 6 में जोड़े 7 मिल गया। तो ऐसे आपको पहली संख्या मिल गई x, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि दूसरी लगातार संख्या मिलेगी, ठीक ना। दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ दीजिए x + 1 बस। अगर आपको 4 मिला है तो अगली संख्या कैसे निकालें, एक जोड़कर, उसी तरह एक जोड़ कर इसमें अगली संख्या निकालेंगे, ठीक ना। अब चलिए आप लोग किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। अब किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। इन दोनों का वर्ग करिए, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है 365। आप प्रश्न पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए कितना आसान प्रश्न यहाँ से आपका बन गया, ठीक है। देखिए अब बस इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बस कुछ मत करिए, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 2x और प्लस का 1 इधर आ किस में जाएगा, माइनस का 365, ये क्या हो जाएगा 0। अब बस इसको सॉल्व करते चलिए, 2x घटाएंगे 3 जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। इन दोनों में कामन ले लीजिए, क्योंकि कामन लेंगे तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, तब सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दोनों सब में कामन है, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब दो इधर किस में, गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में। गुणा में है ना, कुछ नहीं तो गुणा चिन्ह है, इधर के भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको बस इसी को सॉल्व करना है, आपका एक्स का मान निकल जाएगा। जैसे एक्स का मान निकलेगा तो आप पहली संख्या निकल जाएगी, उसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। ये कैसे करते हैं, द्विघात से गुणा ऊपर आपको सॉल्व करना सिखाया है। इसका गुणा किस में कराएंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक से। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा किससे कराएंगे, 182 से। तो 182 ही आएगा। अब 182 को दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर 182 मिल जाए, और यहाँ पर घटाना चिन्ह तो घटा कर एक एक्स मिल जाए, तो क्या होगा 14 और 13। जब 14 गुणा 13 में कराएंगे तो 182 मिलेगा, और 14 में से 13 जाएगा क्या बचेगा 1x, ठीक है। तो आप लिख दीजिए बस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कामन देखिए और इन दोनों में कामन देखिए, ठीक है। दोनों में कामन क्या है x, तो x प्लस 14, यहाँ दोनों में माइनस है ना तो माइनस बाहर ले लीजिए, और यहाँ में 13 है, 13 गुणे 14 होता है 182, इसमें 13 कामन है, 13 बाहर लीजिए, बचेगा x प्लस 14। देखिए कामन हम जब लेते हैं तो कोष्टक के अंदर संख्या क्या होती है, सेम होती है। अगर सेम नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आप जो कामन लिए उसको एक बार लीजिए, हाई दोनों कामन लिए, एक्स माइनस 13 इसको लिख लिए, हाई दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए आप इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार उसको 0 पर रखिए, तो माइनस का एक्स बराबर एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, और एक्स प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर ये वाला क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक, दिखाएंगे इधर एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 14। अब तो यहाँ पर एक्स का दो मान आया है, सर हम एक्स में कौन सा मान ले, इसमें लिखिएगा अतः क्या, अतः एक्स बराबर 13 लेने पर, क्यों 13 ले रहे हैं बताइए, कोई बताएगा, लेने और हम एक्स बराबर 14 क्यों नहीं ले रहे हैं, माइनस 14 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में साफ साफ बात कहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक एक आया है, एक ऋणात्मक आया है, तो हम धनात्मक ही लेंगे ना, धनात्मक एक्स बराबर 13 लेने पर। तो पहली संख्या क्या मिल गई, पहली संख्या मिल गई आपको 13, और दूसरी संख्या मिल गई, दूसरी संख्या क्या मिल गई आपको, दूसरी संख्या मिल गई आपको 14। बस ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न, कुछ था नहीं, कहा था आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कहा था इसमें कि पहली क्रमागत दो संख्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम एक्स मान लिए, उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, दोनों का वर्ग कर दिया 365 लिख दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, इसको हमने खोला है, बाकी एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2x, और इधर किस में हो गया माइनस का हो गया, घटा दी इतना आ गया। अब दोनों में से दो कामन लिया हमने, गुणा था इधर भाग में हो गया, बाकी यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया। जैसे द्विघात समीकरण बन गया तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता ही है, उसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से एक्स का दो मान आया, एक प्लस का एक माइनस का। तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि आप लोग माइनस धनात्मक ही लेना है, तो मैं धनात्मक ले लिया। अब यहाँ से एक्स बराबर
13 लेने पर पहली संख्या मिल गई 13, एक 13 में जोड़ देने क्या मिलेगा 14, ये क्या होगा आपका दूसरी संख्या हो गई। बाकी आपके सभी प्रश्न एकदम आराम से हो गए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको तीनों प्रश्न एकदम समझ में अच्छे से आए होंगे। यदि आपको सभी कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।